भारत में भारत के संविधान के अनुसार बजट पर क्या कहा गया है? क्या ये शब्द बजट संविधान में कहीं पर दिया भी गया है? और जो हम कहें पूरे बजट का पैसा, पूरे देश का एनुअल बजट, कितना पैसा आएगा सरकार के पास और सरकार इस पैसे को कहाँ-कहाँ खर्च करेगी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। ये पैसा कौन से अकाउंट से चार्ज होता है? क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कोई अंतर है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा संविधान का लेटेस्ट एपिसोड। नमस्कार, हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से अगले 2 या 3 वीडियो में हम कवर करेंगे बजट, कि भारत का संविधान बजट को लेकर क्या कहता है। आर्टिकल 112 मतलब 112 से लेकर 116 मतलब 116 तक कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि बजट को लेकर अलग अलग बातों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये कि ये जो शब्द बजट है ना, इसे भारत के संविधान में कहीं कहा नहीं गया है। ये शब्द बजट का उपयोग ही नहीं हुआ है। जिस शब्द का उपयोग हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ पे यूज हुआ है? आर्टिकल 112 में। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 112 क्या कहता है ये समझाने की कोशिश करूंगी, और आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे आर्टिकल 113 टू आर्टिकल 116। अब पहले 2-3 बात समझ लें। देखिए, बजट मतलब क्या होता है। एक आम व्यक्ति की भाषा में बजट का मतलब कि हर साल सरकार, भारत सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ पे खर्च होगा, इसके लिए एक बजट की आवश्यकता होगी। यदि हम अपने घर चलाने की भी बात करें तो घर चलाने के लिए भी हमें एक बजट चाहिए होता है कि हमारा सालाना बजट क्या होगा, हमारा महीने का बजट क्या होगा। बिना बजट के हम घर के जो फाइनेंसेस हैं उनको वेल प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ तो पूरे देश की बात हो रही है। देश में अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल हम आए दिन सुनते रहते हैं कि यदि सरकार कहती है कि हमें यहाँ पर रोड्स बनाना है इन स्टेट्स में, या फिर ये हाईवेज बनाना है, ये पोर्ट्स डेवलप करना है, ये एयरपोर्ट्स बनाना है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सरकार करना चाहती है विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। तो इसका पैसा आएगा कहां से और इन सब प्रोजेक्ट्स पे कितना पैसा खर्चा होगा, और पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से भी पूरे बजट को प्लान किया जाता है। अब इसमें 2 बातें हैं। देखिए, भारत का संविधान जो है वो बजट के लीगल एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डालता है कि मतलब बजट कौन प्रेजेंट करेगा, बजट को पास करने की क्या क्या अलग स्टेजेस होंगी, और एक उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये दोनों एस्पेक्ट्स आपको समझा पाऊं, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा आर्टिकल 112 से लेकर 116 तक वो होगा हर बार की तरह कि जो प्रोविजंस हैं उनको आप सरलता से समझें। अब ये प्रोविजंस थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन जब हम इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो मैं जो कह रही हूं आपको उसका रट्टा नहीं मारना है। आप खुद भी जाके उन्हें शब्दतः समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रावधान संविधान के क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह पढ़ते हैं आर्टिकल 112 क्या कहता है, और फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 112 सब क्लॉज 1, उसका टॉपिक जो है, टाइटल जो है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नहीं है। द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year in this part referred to as the annual financial statement। इसमें 2-3 बात समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो ये कि द प्रेसिडेंट शैल, तो किसके ऊपर ये ड्यूटी है? दोनों सदनों के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने की। जी हां, प्रेसिडेंट के सामने। अब यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो आप सोचेंगे लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। इस पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब आर्टिकल 112 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी तो अलग अलग उसमें सजेशंस और प्रपोजल्स आए। उसमें एक सजेशन ये आया कि आर्टिकल 112 112 की भाषा में ये लिख दिया जाए कि प्रेसिडेंट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी बजट को कॉस्ट टू बी लेड दोनों सदनों के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज यदि आप देखें कि इन प्रैक्टिस होता क्या है, तो हम सब जानते हैं कि जो एनुअल बजट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, उसे एक्चुअली
टेक्निकली प्रेसिडेंट दोनों सदनों के सामने रखते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट अपना भाषण जो है वो करते हैं और बताते हैं कि सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं, सरकार कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहती है। लेकिन इसे एक्सप्लेन जो करते हैं वो कौन करते हैं? जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और हर साल उसको यूजुअली यदि प्रैक्टिस देखी जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल का एनुअल बजट को एक्सप्लेन करते हैं लोगों के सामने कि इस सरकार की क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या किन किन चीजों पर जो है वो फोकस किया जाएगा पैसे खर्च करने के मामले में। तो भली संविधान में जो टेक्निकलिटी है कि प्रेसिडेंट सदनों के सामने रख रहे हैं, केवल वो भाषण मात्र पर रिड्यूस हो जाती है प्रैक्टिस में। और दरअसल जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ना सिर्फ वो उसको पूरे बजट को बनाते हैं लेकिन उसको एक्चुअली लोगों को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये तो हो गया टेक्निकलिटी और प्रैक्टिस। दूसरी बात जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है शैल। इसका मतलब कि यदि कोई सरकार चाहे कि इस साल हमें अपना एनुअल बजट जो है वो प्रेजेंट नहीं करना, तो क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बजट जो है वो कंपलसरी है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी चीज, आगे बढ़ते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 30 मार्च तक जाता है। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल यदि अभी हम हैं 2024 में, तो 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो होगा 1 अप्रैल 2024 से और वो जाएगा 30 मार्च 2025 तक। तो इस साल का जो फाइनेंशियल बजट है वो लगभग एज प्रैक्टिस यदि देखा जाए तो फरवरी के महीने में आ जाएगा। तो फरवरी 2024 में सरकार जो अपना बजट प्रेजेंट करेगी वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा? जी हां, वो होगा 24-25, मीनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और कब तक जाएगा? जी हां, 30 या 31 मार्च 2025 तक। अगली बार, कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जॉइंट सेशन में बजट को रखा जाएगा। और इस बजट में क्या होगा? व्हाट इज द बजट? बजट क्या है? इसमें होगा अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। इसमें जो शब्द कहा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। एस्टिमेटेड रिसीट्स मतलब 100% इसी से फॉलो नहीं किया जाएगा कि बिल्कुल इतना ही पैसा जितना बजट में या स्टेटमेंट में कह दिया गया उतना ही पैसा खर्च होगा। एक एस्टिमेशन है, एक अनुमान है कि उस साल के लिए जो भारत सरकार है उसके पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जो है वो स्पेंड करेगी और किन किन चीजों पर। इन दिस पार्ट रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पहला सवाल, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कहा गया? सिंपली पुट, इसे बजट क्यों नहीं कह दिया गया? देखिए, आर्टिकल 112 से 116 तक जब आप दोनों तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बजट पास कराना जो है संविधान के अनुसार एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय प्रोसेस है। तो ये जो पहला प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट जो है दोनों सदनों के जॉइंट सेशन में बजट को सामने रखेंगे, वो एक्चुअली एक स्टेटमेंट है। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि कितना पैसा आएगा और वो पैसा कहां कहां जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी कई सारे स्टेजेस हैं। केवल स्टेटमेंट दे देने से क्या पैसा सरकार खर्च कर सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पैसा खर्च करने के लिए सरकार को या तो अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा या फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा, या जिसे हम कहते हैं कि लोकसभा से डिमांड ऑफ ग्रांट लेना पड़ेगा। ये शब्दों का क्या मतलब है एक एक करके सब कुछ समझाऊंगी, लेकिन मेन बात यह है कि बिल पास होने के बाद ही सरकार पैसा खर्च कर सकती है। इंडिया में इंडियन सरकार के पास 3 अलग अलग तरह के मुख्य तौर पर अकाउंट्स हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है कंटिजेंसी फंड और तीसरा है पब्लिक अकाउंट्स। अब वैसे तो इन तीनों में काफी सारा डिफरेंस है, लेकिन इसको संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, मतलब इसे सिंपल भाषा में कहें तो मुख्य अकाउंट, इसमें सरकार जितने भी टैक्स से पैसा वसूल करती है, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू से जो पैसा आता है वो सब जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस का भी आया हुआ पैसा और इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी आया हुआ पैसा इंक्लूडेड किया जाता है। दूसरी बात, जो खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो संविधान में कह दिया गया कि इन मामलों में तो जो पैसा है उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आएगा। कहां कहा गया है? आर्टिकल 112 112 में ही, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन दूसरी बात कि जिन चीजों को अलग से संविधान में नहीं किया गया उनका भी कई बार चार्ज जो है, उसका पेमेंट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, लेकिन उसके लिए बकायदा बिल पास होने की आवश्यकता है। तीसरी बात कि
इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पाई सरकार खर्च करे, इसके पहले उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन की आवश्यकता है। अब परमिशन का मतलब क्या? जी हां, बकायदा बिल पास करके। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आर्टिकल 266 को जब हम देखेंगे, आर्टिकल 266 अभी हमारे हम क्रोनोलॉजिकल चल रहे हैं, आर्टिकल वाइज चल रहे हैं, तो काफी दूर है, लेकिन जब उस पर आएंगे तब भी मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन अभी जाने कि अलग से एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को लेकर सारी बात की गई है। आर्टिकल 266। एक दूसरे तरह का अकाउंट होता है, वो है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अभी जो शब्द है कंटिंजेंसी, देखिए जब सरकार अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखती है और कहती है कि हम इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा खर्च करेंगे, स्कूल में हमारा या एजुकेशन पे हमारा इतना पैसा खर्च होगा, हायर एजुकेशन पे या यूनिवर्सिटी सेटअप करने में इतना पैसा खर्च होगा, हेल्थ केयर में इतना पैसा खर्च होगा, तो सरकार एक अनुमान दे रही है। लेकिन कई बार, जैसे कि हमने कोविड के समय पे देखा, कि कुछ ऐसी आपातकालीन चीजें हो सकती हैं जिसके लिए सरकार पहले से प्लान नहीं करी है। तो कंटिंजेंसी फंड मतलब एक तरह से मान लीजिए कि हमारे घर में वो रखी हुई गुल्लक, या जो मम्मी कई बार पैसा छुपा देती है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो ऐसे में हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो भारत सरकार के पास भी एक कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 267 सब क्लॉज 1 में कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में भारत का संविधान डिटेल से चर्चा करता है, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड कॉर्पस होता है, एक अमाउंट जो कि कंटिंजेंसी फंड में दे दिया गया। और तीसरी चीज ये कि जैसे कि जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार पैसा निकालना चाहती है तो उसके लिए उसको बिल पास करने की आवश्यकता है। कंटिंजेंसी फंड इमरजेंसी है, तो अब हम ये तो वेट नहीं करेंगे कि पहले लोकसभा और राज्यसभा उसके ऊपर कोई बिल पास करे और उसके बाद उसे पैसा निकाला जाए। तो कंटिंजेंसी फंड से सरकार पैसा निकाल सकती है, उसके बाद पार्लियामेंट को बताएगी कि हमने कितना पैसा निकाला और क्यों पैसा निकाला, लेकिन यह आपातकालीन व्यवस्था है। और तीसरा जो एक शब्द है पब्लिक अकाउंट। अब कंसोलिडेटेड फंड हो गया आपका मेन अकाउंट, कंटिंजेंसी फंड हो गया आपका इमरजेंसी अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब यह है कि वो सारा पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आ रहा है या कंसोलिडेटेड फंड से नहीं जा रहा है, वो सारा पैसा कहां जाएगा? तो वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। पब्लिक अकाउंट मतलब सरकारी अकाउंट। और दूसरी चीज ये कि इसमें कोई पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, इसके लिए भी एक अलग से आर्टिकल है। आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2, 266 सब क्लॉज 1 बताता है कंसोलिडेटेड फंड के बारे में और 2 बताता है पब्लिक फंड्स में। तो अकाउंट्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सरकार को बताना पड़ेगा कि उसका जो बजट है, उसका जो एस्टिमेशन है, उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा है, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा कहां पर किस प्रकार से व्यय होगा। अब आते हैं आर्टिकल 112 को, इसको आगे पढ़ते हैं सब क्लॉज 2 पे। The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately। मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार को कुछ चीजों को अलग से झलकाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्या है वो चीजें? ए, the sums required to meet expenditure described by the constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of India। कौन सा ऐसा अमाउंट है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, वो जितने भी पैसा है उसको अलग से दर्शाना पड़ेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड बी, the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the consolidated fund of India। अब आप कहेंगे कि ये तो काफी सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस है ए और बी में। ए में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और बी में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है proposed to be made from the consolidated fund of India। अब ये चार्ज्ड और proposed में क्या डिफरेंस है? देखिए जब हम आर्टिकल 112 को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि संविधान काफी साफ कर देता है कि कुछ ऐसे हेड्स हैं कि जहां पे पैसा जो व्यय होना है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होना है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर हैं, उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, तो उसको अलग से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बता दीजिए। अब सरकार यदि सोचे कि हम इसको कहीं और से ले आए, इसको कम कर दें, ज्यादा कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। लेकिन इन चीजों का जिनमें संविधान में अलग से वर्णन है आर्टिकल 112 में कि कौन कौन से खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे, इनके अलावा भी सरकार काफी सारा एक्सपेंडिचर
जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करेगी। तो कुल मिला के सिंपल बात ये कि जब आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये दोनों को आपको अलग अलग डिवाइड करके बताना पड़ेगा कि कौन सा पैसा जो है वो चार्ज है, डेफिनेट हेड्स हैं, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और कौन सा पैसा जो है वो सरकार चाहती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च हो उसके डिस्क्रेशन और उसके प्लान के अनुसार। एंड थर्ड, एक यहां पे एक और लाइन दी हुई है, एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। अब जो इकोनॉमिक्स वाले हैं शायद वो इस बात को समझे, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पैसा रेवेन्यू अकाउंट से खर्च होना है उसका अलग से ब्यौरा दिया जाए, और बाकी जो खर्चा होना है उसके लिए अलग से कैटेगरी दी जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए, सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो दो अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है? रेवेन्यू अकाउंट मतलब क्या? रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें जो क्रेडिट बैलेंस है वो रेवेन्यू अकाउंट के रूप में है। इसका क्या मतलब है कि जो भी इनकम रिसीट होती है सरकार की वो उसके रेवेन्यू अकाउंट में जाती है। रिसीट, टैक्स रेवेन्यू और बाकी सारी रेवेन्यूज मतलब क्या कि सरकार जो पैसा कमा रही है वो सारा रेवेन्यू अकाउंट्स में जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल यदि सरकार ने कोई लोन लिया, मानिएगा कि किसी और देश से लिया या वर्ल्ड बैंक से लिया, किसी इंटरनेशनल बॉडी से लिया, तो वो एक तरह से सरकार की आमदनी नहीं है, तो वो रेवेन्यू अकाउंट में नहीं जाएगी। इसी प्रकार से जब हम खर्चे की बात करें तो सरकार अलग अलग प्रकार का खर्चा करती है। एक मानिएगा कि जब सरकार कोई असेट बिल्ड करती है, यदि हमने जैसे बात करी किसी पोर्ट की, वो चाहे एयरपोर्ट हो या चाहे वो सी पोर्ट हो, कभी भी कोई ऐसे पोर्ट जो कि हमारे असेट्स में गिने जाएंगे तो उन पे एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो उसका कैटेगरी अलग है। एज अपोज टू फॉर एग्जांपल सरकार जब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देती है तो उसमें हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। उसे कहा जाए कि जो दिनचर्या का या आपको रेगुलरली जो पेमेंट करना है वो एक्सपेंडिचर अलग है। तो संविधान क्या कह रहा है आर्टिकल 112 में कि जो रेवेन्यू अकाउंट से एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको बाकी तरह के एक्सपेंडिचर से अलग कर दिया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो पैसा, जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट से होना है, मतलब सरकारी अफसरों की या सरकारी एम्प्लॉयज़ की पेमेंट, तो वो तो लगातार जाना ही जाना है। बाकी जब अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कहेंगे कि इस बार हम इतना खर्चा करेंगे या इतने असेट्स बिल्ड करेंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेंगे, तो वो सब सरकार करना चाहती है, लेकिन यदि नहीं करती है तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना वो तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होना ही होना है उसको अलग कर दीजिए बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स के साथ। अब आते हैं सब क्लॉज 3 पर। The following expenditure shall be expenditure charged on the consolidated fund of India। मतलब मैंने आपको कहा कि consolidated fund of India से कुछ चीज़ों का व्यय होना ही होना है, सरकार के हाथ में नहीं है। क्या चीज़ें हैं जो संविधान कहता है कि consolidated fund of India पर चार्ज की जाएंगी? पहला, the emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office। भारत के राष्ट्रपति की सैलरी, उनको जो भी बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिल रहे हैं, और उनके ऑफिस मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसके सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से व्यय किए जाएंगे। बी, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। मतलब लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, इनकी भी सारी सैलरीज एंड अलाउंसेज जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से व्यय की जाएंगी। तीसरा, debt charges for which the government of India is liable, including interest, sinking fund charges and redemption charges and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt। मतलब ऐसा ऋण शुल्क जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, उसमें ब्याज भी आ जाएगा,
कोई अलग से शुल्क है, कोई सिंकिंग चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाएंगी। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, भारत सरकार जब भारत के नाम पे लोन लेती है तो वो ये नहीं कह सकती जिससे उसको लोन लिया है कि ये पैसा हमारे पास हो या ना हो, तो आप उसको अपने मेन अकाउंट से ही जो है आपको लेना पड़ेगा। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितना पैसा जो है वो सरकार लोन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को चला रही है। डी, द सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरीज दी जा रही हैं वो सब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाएगी। द पेंशंस पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट, ये पहले के समय लागू हुआ था जब संविधान नया नया बना था। फेडरल कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए थे तो कुछ समय के लिए फेडरल कोर्ट के जजेस को अलग से पेंशन दिया गया था, लेकिन अब ये हमारे लिए कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का नहीं है। तीसरा, द पेंशंस पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India or which at any time before the commencement of this constitution exercised jurisdiction in relation to any area included in a governor's province of the Dominion of India। कुल मिला के हाई कोर्ट की जजेस की सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। द सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशंस पेबल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन होता है? इस थॉट को एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इस पर वापस आएंगे, लेकिन पहले एक बार ये लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। Any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal, यदि सरकार के खिलाफ में कोई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में भारत सरकार को यदि कहा जाता है कि आपको कुछ पैसा पे करना है तो वो सरकार जो है उसे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पे करेगी। Any other expenditure declared by the constitution or by parliament by law to be so charged। अब ये तो एक लिस्ट आर्टिकल 112 में प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन यदि सरकार चाहे कि और इस लिस्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए उसको अलग से कानून पास करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी सैलरी भी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ये ओरिजिनल लिस्ट में शामिल तो नहीं था, लेकिन इसे बाद में ये हमने जो देखा 3G, इसके माध्यम से अब उसके लिए भी अलग से एक प्रोविजन बन गया कि यूपीएससी के मेंबर्स की जो सारी सैलरीज, तनख्वाह, पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। अब इसमें दो तीन मुद्दे या बिंदु जो मैं कहूँगी महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि ये डिस्टिंक्शन क्यों किया गया, क्यों कुछ चीज़ों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जा रहा है। देखिए, एक तो वो जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, जिसमें सरकार की दखलंदाजी हम नहीं चाहते। हम जानते हैं कि जो जुडिशरी है उसको इन प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट रहना है न्यायपालिका से और कार्यपालिका से। अब यदि जजेस की सैलरीज पार्लियामेंट के मेंबर्स चेंज कर पाएं, उसको कम ज़्यादा कर पाएं, उसको ये कह दें कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है इसलिए हम नहीं दे सकते, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा लेजिस्लेचर का भी और एग्जीक्यूटिव का भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। इसलिए उनकी जो सैलरीज हैं वो आती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आऊंगी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल पे। कौन होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल? देखिए, पहली बात तो ये कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम कहते हैं CAG या CAG, को हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स या CGA से। CAG और CGA ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का मतलब ये है कि चीफ ऑडिटर, वो व्यक्ति या वो ऑफिस जो सारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सही तरीके से पैसा आ रहा है, जा रहा है, जो सरकार ने बोला उसी प्रकार से हो रहा है या नहीं, पूरा ऑडिटिंग जो है वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के हाथ में है। मतलब ये सारे एस्टिमेट्स, पूरी बजट की जो पूरी प्रोसेस होगी, बिल्स पास किए जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया सही है या नहीं, अकाउंट्स की ऑडिटिंग का काम जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। तो ये एक सिमिलर साउंडिंग ऑफिस या वर्ड क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देखिए, जब हम बात करते हैं बजट की तो भली आर्टिकल 112 में हमने देखा कि टेक्निकल तौर पे प्रेसिडेंट जो है वो दोनों सदनों के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक भाषण मात्र है जो एज प्रैक्टिस तो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी ही कई बार जो है उसके नोट्स लिख के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। जो एक्चुअल बजट मेकिंग की प्रोसेस है वो किसके हाथ में है? सरकार, और सरकार में भी किसके पास? फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, ये बेसिकली इसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटैच्ड होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये पूरा एडवाइस करते हैं कि कैसे खर्चा करना है, कैसे बजट बनाना है। एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अपना एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस उनको पूरे बजट के प्रोसेस पे मदद करने के लिए। लेकिन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि सारे अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। तो ये दो शब्दों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर आर्टिकल 148 में संविधान में काफी कुछ लिखा गया है। कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इस पर बात करेंगे जब हम आर्टिकल 148 पे आएंगे। लेकिन अभी के लिए महत्वपूर्ण कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की सैलरीज एंड अलाउंसेस भी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगी, क्योंकि उनके ऑफिस को इंडिपेंडेंट और फ्री रखना काफी जरूरी है। अब इसमें एक शब्द और आया, एक और प्रोविजन आया कि यदि सरकार के ऊपर कोई जजमेंट में सरकार को पैसे देना होता है तो वो भी जो है वो कहां से आता है, वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं कि इस देश में जो करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं उसमें शायद सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो उसमें सरकार पार्टी है। मतलब गवर्नमेंट इज द हाईएस्ट लिटिगेंट इन दिस कंट्री। वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, पिटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, एक अनुमान के हिसाब से लगभग 70 से 75% में सरकार जो है वो एक पार्टी होती है। अब उसमें जाहिर सी बात है कि कई जगह पे सरकार को पैसा भी देना पड़ेगा, तो सरकार की लायबिलिटी लीगली भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2-3 चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। पहली बात कि बजट पे जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 112 उसका पहला स्तंभ है। आर्टिकल 116 तक हम देखेंगे तो हमें पूरी बजट की प्रक्रिया समझ में आएगी। लेकिन 112 पहली स्टेज जो कहता है कि सरकार को एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। टेक्निकली प्रेसिडेंट एक भाषण के तरीके से दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग में उसको सामने रखेंगे, लेकिन एज प्रैक्टिस फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसके बारे में बताएंगे। ये कंपलसरी है, इसे हर साल मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा और इस बजट को डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है, जो कि कंपलसरी है, कितना क्या खर्चा उसमें हो रहा है उसका पूरा ब्यूरो देना पड़ेगा। और दूसरा कि सरकार क्या चाहती है कि इसके एडिशनल और कौन सा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आए। और यह भी आर्टिकल 112 में कह दिया गया कि जो कंपलसरी व्यय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना है वो किस किस की सैलरी होना है उस सब का भी इसमें कैटेगराइजेशन कर दिया गया। मैंने आपको यह भी बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो मुख्य अकाउंट है और हमें उसे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कंटिजेंसी फंड, जिसमें सरकार को व्यय करने के लिए किसी आपातकालीन अवस्था में अलग से पार्लियामेंट के द्वारा, सदन के द्वारा कोई बिल पास या नहीं करना पड़ता। और तीसरी बात कि पब्लिक अकाउंट्स, इनके अलावा जो सरकारी अकाउंट्स हैं वो सब पब्लिक अकाउंट्स की श्रेणी में आते हैं। यह भी कहा गया आर्टिकल 112 में कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना है, सरकार का ऐसा खर्चा जो कि रेगुलर बेसिस पे होना है, जिसमें हम कोई असेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार को अलग से ब्यौरा देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि हमारे देश का इस साल का बजट क्या है? हमने तो कभी कोई एनुअल बजट देखा ही नहीं। देखिए, इस पूरी सीरीज के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपको ये कन्विंस कर पाऊं कि जिस प्रकार से संविधान केवल वकीलों के लिए नहीं है, उसी प्रकार से बजट जो है वो केवल इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। यदि हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं तो हमें इस देश का संविधान भी समझना पड़ेगा और जी हाँ, हमें इस देश का बजट भी पढ़ना आना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ जाना है एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे। सिंपल, यदि आप गूगल में डालेंगे एनुअल बजट 2022-2023 तो जो पहली लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करिएगा। लेकिन यदि आप सीधे वेबसाइट खोलना चाहें तो indiabudget.gov.in इस पर जाएं और जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको क्रॉस चेक करें कि जो जो संविधान कहता है कि किस किस प्रकार के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होना चाहिए वो क्या वाकई में बजट में किए जा रहे हैं। यदि आप अपने स्क्रीन्स पे देखें तो ये फॉर एग्जांपल 2023-24 का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसे निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, 1 फरवरी 2023 को उन्होंने प्रेजेंट किया। अब आप देखेंगे इसके पहले ही पेज पर कि जो विषय सूची दी गई है, कंटेंट्स, उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या रेवेन्यू अकाउंट में रिसीट्स आएंगे और रेवेन्यू अकाउंट से क्या क्या पैसा खर्च किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिसीट्स आएंगे और क्या क्या कैपिटल अकाउंट्स में से खर्चा किया जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक सब पार्ट है कि
disbursements charged on the contingent on the consolidated fund of India, मतलब जो फिक्स्ड है कि ये पैसा तो आना ही है, हमने देखा उसके अलग अलग कैटेगरीज, उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा उसके लिए अलग कैटेगरी बना दी गई। उसके बाद कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कि उससे क्या क्या पैसा आएगा और खर्च किया जाएगा, अनुमान है सरकार का। और तीसरा कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कहां से पैसे आएंगे पब्लिक अकाउंट में, कहां से खर्च होगा। और यूनियन टेरिटरीज जिनके पास अलग से अपनी न्यायपालिका नहीं है, उनका खर्चा कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि वो भी पूरा भारत सरकार चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, प्रेसिडेंट जो है एक तरह से उसको ओवरसी करते हैं, तो उसका खर्चा कैसे होगा, इसको भी लेकर अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया गया। तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक स्टेटमेंट है सरकार का। इसमें सारी चीज़ें जो कह दी गई वो पत्थर की लकीर नहीं होती, और जब तक दोनों सदन जो है एक बिल के माध्यम से किसी भी अकाउंट में से पैसा व्यय करने के लिए हामी नहीं भर देंगे, तब तक केवल स्टेटमेंट मात्र से वो पैसा पास नहीं होगा। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बजट अप्रूव होने तक की क्या प्रोसेस है, आज हमने देखा केवल उसका पहला भाग। अगले वीडियो में समझाऊंगी इसका दूसरा भाग। आप तक ये बात पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, आपके कोई सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।